अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। सियासी और कानूनी मुश्किलात में घिरी तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन भी एक इम्तिहान से कम न था। आज तहरीक इंसाफ के लिए उस वक्त बड़ी खबर आई जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और फौरी तौर पर यह गिरफ्तारी डालने के लिए मियां वाली और इस्लामाबाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और बाहमी कार्रवाई करते हुए F10 ने उमर अयूब के घर पर छापा भी मारा। तमाम उमर अयूब के घर पर न होने के बायस ये गिरफ्तारी नहीं डल सकी। इस्लामाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था। इस मुतालिक उमर अयूब ने एक बयान में कहा कि फॉर्म 35 और 47 वाली हुकूमतें उनकी गिरफ्तारी के लिए बेचैन हैं। ये फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की हुकूमत और फॉर्म 47 की मरियम नवाज की हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। ये सारी चीजें, आवाजें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग डटे रहेंगे। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने उमर अयूब के खिलाफ 50,000 मालियत और काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके पुलिस को उन्हें अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। जून में अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाते हुए 70 से जायद PTI कारकुनान को बरी कर दिया था, जिनके खिलाफ थाना सिटी मियां वाली में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने अदम हाजिरी पर PTI के रहनुमा उमर अयूब की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। उमर अयूब के खिलाफ 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक मियां वाली में एक मुकदमा भी दर्ज है। याद रहे कि इससे कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने भी तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव से मुतल्लिक केसेस में अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तहम उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था, जिस पर उनके वारंट मनसूख हो गए थे। उमर अयूब इस मामले के अलावा भी आज कल खबरों में है। गुज़िश्ता हफ्ते बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें और मुहिम न चलाने के इल्जाम में उनको तहरीक इंसाफ के वर्करों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन आज इस मुतालिक यह खबर आई है कि इमरान खान ने यह इस्तीफा नामंजूर करते हुए उन्हें काम जारी रखने का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी के अलावा बानी PTI के ने भी उमर अयूब पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की है। इन मामलात के अलावा ग्रोहबंदी और इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें और हिकमत अमली में नाकामी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख को शदीद धचका पहुंचाया है, जिसकी बड़ी वजह बानी PTI की गुज़िश्ता साल अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से आज तक बाहर मौजूद क़यादत कोई बड़ा सियासी जलसा या पावर शो करने में नाकाम रही है। सियासी तौर पर दबाव न डाले जाने के अलावा तहरीक इंसाफ को अपने बानी की रिहाई के लिए यकीनी कानूनी मुश्किलात भी दरपेश हैं और दिलचस्प तौर पर आज तक तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात में सबसे बड़ी मुश्किल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की को देख रही है। तभी हर फोरम और हर सतह पर चीफ जस्टिस से यह मुतालबा किया जा रहा है कि उनको PTI से मुतल्लिक तमाम केसेस से दूर हो जाना चाहिए। वो कि तहरीक इंसाफ अभी तक तो ये मुतालबा जुबानी कलामी हद तक ही कर रही है, लेकिन यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ बाज़ाब्ता दरखास्त दायर करके उनसे PTI से जुड़े केसेस से अलग होने का मुतालबा कर सकती है। क्या ऐसा होगा और ऐसा होने की सूरत में तहरीक इंसाफ को कानूनी मुश्किलात में रिलीफ मिलने की कितनी उम्मीद है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब से। शुएब साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले जो बताएं कि इस वक्त जो हम मामला देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से, उसमें हम देख रहे हैं कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। एक है कल से शुरू होने वाले कि जब जो बात कर रहे हैं, कल ही मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर मंगल को मखसूस नशीसों से मुतल्लिक केस की समाअत है और फिर 12 जुलाई से पहले इद्दत में जो निकाह का केस है वो वाइंड अप करना है। जज साहब ने अगर हाई कोर्ट से खबर मानिका को रिलीफ नहीं मिल जाता कि इस केस में ज़रा इतनी हेश ना दिखाई जाए, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं जो मामला है मंगल को मखसूस नशीसों का, उसको चूँकि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब खुद हेड कर रहे हैं बेंच को, तो क्या इसमें आप मंगल को चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर कर रहे हैं या वो कंटिन्यू करेंगे इस केस के अंदर? देखें, एक चौथा केस भी है जो कल सुबह लगा हुआ है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हमने फाइल कर रखी है DC, चीफ कमिश्नर और IG वगैरह के खिलाफ, जो इन्होंने हमारे जलसे की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि कोर्ट आर्डर की रोशनी में हमें मिला था। दैट इज़ ए क्लियर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम ये समझते हैं। वो भी कल सुबह लगा हुआ है और उसके साथ साथ 5वां एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो ये भी लगा हुआ है कल सुबह, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास, और जहां ये जो कठपुतली MNAs बने फिरते हैं और उनको पर्सनली तलब किया गया है और उसके नतीजे में आपने देखा है कि उसकी किरदार कुशी भी शुरू कर दी गई है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की, जो कि इंतहाई गलत और अफसोसनाक है। जहांगीरी साहब वाली कोर्ट में कल जो केस की समाअत हो रही है, ये ट्रिब्यूनल वाली, उसमें बड़ी कुछ सख्त इंतजामात वहाँ पे हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ पासेस वगैरह जारी हो रहे हैं।
जी पासेस जारी किए हैं उन्होंने, और हर एक को 10-10 या 15-15 बंदों का लिस्ट मांगी है, और उसमें उन पासेस की बुनियाद पर कोर्ट में दाखिला होगा। वो स्पेसिफिक खदशा आते हैं या किस वजह से ये हुआ, सारे मामलात हुए, इंतजामात इतने सख्त कर दिए गए सिक्योरिटी का, बाकी सिक्योरिटी का भी मामला होता है, और कोर्ट के अंदर आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के केसेस होते थे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले स्पेशली, तो जस्टिस अता साहब भी पासेस 15-15 हमसे मंगवाया करते थे, और उन पासेस की बुनियाद पर ही दाखिला होता था, क्योंकि कोर्ट के अंदर बैठने की गुंजाइश जितनी होती है उस हिसाब से वो दाखिले की गुंजाइश होती है। तो लिहाजा वो हर पार्टी से वो बंदों की लिस्ट लेके, तो उसके अंदर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदालत के अंदर भी, ताकि कोई इशू ना बने, इस वजह से वो। और उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट केस भी परसों लगा हुआ है, और जो वो ये हमने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, और जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट पे जो तरमीम की जा रही है कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल को हेड कर सकते हैं, जी, उस हवाले से वो परसों को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लगे हुए हैं। तो ये सारे केसेस हैं तो जिनको हम ये समझते हैं, और इसी हफ्ते ही बल्कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी फिक्स है, आई थिंक 11 तारीख को है। ये सारे केसेस इसी हफ्ते में फिक्स हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा ये केसेस हो गए। जो इम्पोर्टेंट, जो मैं बात कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट मामला है वो है मखसूस नशिस्तों का, जो कि इम्कान है कि मंगल को इस केस की समाअत जो है वो वाइंड अप हो जाएगी, और मुमकिन है कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी हो जाए या फैसला महफूज कर लिया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते जो गुफ्तगू की है, जो खान साहब ने भी जेल से कहा, उन पर अदम एतमाद की बात की, क्या तहरीरी कोई अदम एतमाद आप मंगल को चीफ जस्टिस के खिलाफ कर रहे हैं या कंटिन्यू करेंगे चीफ जस्टिस ही? आपको ये एतराज़ जुबानी ही आपकी रहेगा, उन पर एतराज़ तहरीरी आप कोई नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है ये कल हमारी लीगल टीम फैसला करेगी, और जो हमारे वकला साहबान उस केस में पेश हो रहे हैं उनकी कंसल्टेशन से फैसला होगा। लेकिन ऑफिशियली इमरान खान साहब ने चूँकि ये वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और मेरा ख्याल है कि अब के बाद उसूली तौर पर तो चीफ जस्टिस साहब को इसमें बैठना नहीं चाहिए था, और अगर वो बैठते तो इन एतराज़ात का पहले फैसला करते, जो कि पिछले केस में भी उन्होंने फैसला करने की बजाय वो आपकी क्या राय है शेख शाहीन साहब, बीइंग सीनियर लॉयर पीटीआई की लीगल टीम का आप भी हिस्सा है, आपकी ज़ाती राय क्या है कि तहरीरी तौर पर अदम एतमाद की दरख्वास्त पीटीआई को दायर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, उसूली तौर पर तो कर देनी चाहिए। वजह यह है कि देखें, इस केस में 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, जो ये कहता है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब को इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुनने चाहिए। दारे उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ था, उसके बाद एक बैड टेस्ट वाली पोजीशन आ गई कि इंसान, हर इंसान कोई भी हो, मेरे खिलाफ अगर किसी ने कोई एक्शन किया होता है तो मेरे दिल में ये नहीं होता कि वो मोहब्बत के जज्बे पैदा हो जाएंगे। तो अब तक फिर वो फैसले की बात भी आप बार बार करते हैं, लेकिन सब कुछ आप जुबानी करते हैं। किस चीज़ ने आपको रोके रखा कि आप तहरीरी कोई ऐसा एतराज़ दायर ना करें अब तक? देखिए, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं होता क्या अगर आप तहरीरी करें या ज़ुबानी करें। अदालत का पहले तो खुद फ़र्ज़ होता है कि वो खुद अपने आप को अलग कर ले। ये कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ुबानी भी आप बाहर ही करते हैं ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आप करते हैं जो ज़ुबानी एतराज़ अदालत के अंदर खड़े हो कि आपने उनके रूबरू, तो आप किसी आपके वकील ने नहीं किया। पिछले हफ्ते सलमान अकरम राजा साहब ने तो भरपूर एतमाद का इजहार किया है, और चीफ जस्टिस साहब वैसे भी कहते हैं मैं सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, मीडिया में देखता नहीं हूँ। तो आपने क्या बात की, उन्हें क्या पता आप उन पर क्या एतराज़ कर रहे हैं बाहर? हमारे वन ऑफ दी काउंसिल न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने उसके ऊपर बिल्कुल अदम एतमाद किया, साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया था, उन्होंने टोक दिया था न्याजुल्लाह न्याजी साहब को कि हमें एतमाद है। देखें, एक से ज्यादा जब वकील होते हैं केसेस में, अगर सलमान अकरम राजा साहब को उसमें ट्रस्ट है तो बाकी वकला को नहीं है। अगर बाकी वकला को नहीं था तो वो उनसे पूछते जी क्यों, क्या वजूहात हैं, या आप राइटिंग में दे दें। उन वजूहात को बुनियाद बनाकर या तो वो अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते, या वो कहते कि जी नहीं, आपके एतराज़ात मैं रद्द करता हूँ। आपको याद होगा जस्टिस शाह साहब के ऊपर ये मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस चल रहा था, ज़बानी अटॉर्नी जनरल ने उनके ऊपर एतमाद किया था, बल्कि पहले उनसे पूछा गया था कि जी आपको एतमाद है या आप मिसट्रस्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें एतमाद है। फिर 3-4 दिन के आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे आप पे एतमाद नहीं है और मुनासिब है कि आप अपने आप को अलग कर लें। जबकि बाकी जज साहबान ने कहा था कि नहीं, ये आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि जब कोई भी पार्टी एक एतराज़ कर दे, बेशक वर्बल कर दे, ये प्रेसिडेंट कहलाते हैं ना, तो मैं अपने आप को अलग करता हूँ। अब जज साहब के लिए भी 2 पाबंदियाँ थी। जी शेख शाहीन साहब, ये बताएं मुझे कि ये जो एक खबर सामने आई है कि जो आपके वकील भी हैं, उन्होंने कोई खान साहब ने कोई दरख्वास्त दी है वज़ीर-ए-आज़म को या सदर को कि जेल में उनको सहूलियात दी जाए, मज़ीद सहूलियात खान साहब ने मांग ली हैं।
अजहर सिद्दीक साहब ने कोई दरख्वास्त भेजी है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए जेल में खान साहब के सेल का, कि उनकी बॉडी पे कोई रैशेस वगैरह आ गए हैं, वहाँ पे AC वगैरह इंस्टॉल करना चाहिए, जिस तरह की सहूलियात पहले दी जा रही थी मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, उस तरह की सहूलियात दी जाएँ। ये क्या मामला है इसका? देखिए, ये ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से नहीं आई, और खान साहब से मुलाकात के बाद ही अजहर सिद्दीक साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है। बाय द वे, अजहर सिद्दीक साहब के पास मुलाकात हो या ना हो, लेकिन लास्ट जो हमारी मुलाकात फ्राइडे को हुई है उसमें अजहर सिद्दीक साहब आई थिंक ही वाज नॉट अवेलेबल। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर उन्होंने बात की है तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की है। इमरान खान साहब ने मीडिया से भी बात की और हम सब के सामने बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये सहूलियात चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ, आप हमारे लोगों, हमारी लीडरशिप को मिलने नहीं देते, और उस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर कंट्रोल है वो नामुनासिब है। फिर उन्होंने उसका तज़किरा किया कि मैं अपने लिए कोई बेनिफिट क्लेम नहीं मांग रहा, ना कोई सहूलत मांग रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जिन स्वीट्स पे मरियम, जिन स्वीट्स में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ वगैरह रहे हैं, वो आज भी मौजूद है, जहाँ एयर कंडीशन मौजूद है, और वहाँ उनको 15 से 40 अफराद को हर रोज़ मिलने की इजाज़त थी। वेयरएज हमारी लीडरशिप, हमारे वकला जो कि इस वक्त अदालत के हुक्म से आकर मिलते हैं, उनको तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भी नहीं मिलने दिया जाता। इसको कंट्रोल कर रहे हैं ये हमारी ISI। आप अपने दौर में AC उतारने की बातें करते थे, आज आपके वकील जो हैं वो AC लगवाने की बातें कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़रा तज़ाद ज़रूर है। बहरहाल अब मुझे ये बताएं कि एहतजाजी तहरीक की कॉल एक खान साहब ने देनी थी, रऊफ हसन साहब ने 2 मरतबा। जी, पहली बात तो यह है कि क्या AC उनसे उतरवाए गए थे? नहीं। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें आपको एक्स प्राइम मिनिस्टर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो भी इनको नहीं दी जा रही। ये तो कहते थे 5 स्टार होटल है, और जिस तरह का 8x10 का सेल आपके सामने आपने खुद देखा, जिसमें ओपन वॉशरूम है, और जिस अंदाज से वो सब दुनिया ने देखा। हम तो पहले, खान साहब तो अपनी पर्सनल बातें हमें बताते नहीं थे, हमने 1 साल पूरा हम समझते थे कि वाकई वही सेटअप है जो नवाज शरीफ वाला है वो इनका है, क्योंकि गुजारे सेल में तो जाने की हमें इजाज़त नहीं होती, या हम कोर्ट में मिलते थे, या डिप्टी वो जो सुप्रीडेंट जेल के साथ एक कमरा बना हुआ है वहाँ मिलने की इजाज़त थी। तो अब जब तक इन्होंने खुद चीज़ें सामने ले आए हैं उसके बाद की बात है, तो लिहाजा उसके बाद से ये जाने, अच्छा उनके घर से घर खाने आते थे, आज तक उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो तो आप कभी कहते हैं कि खान साहब को अलग से शेफ मिला हुआ है जो खाने वगैरह बना के देता है, कोई कह रहे देसी कुकड़ और देसी घी में बनी कढ़ाई खान साहब को मिल रही है, वो तो हुकूमत कह रही है, वो 6 लाख कितने का माना, वो कह रहे खाने का बिल हुकूमत ने बनाया हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, एक से एक बढ़कर झूठ बोलते हैं। मुझे बताएं, ये 5 स्टार होटल की बातें किसने की हैं? मैंने तो नहीं की थी, ये करते रहे ना। इतने बड़े ये झूठे लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट आप करेंगे तो कभी भी आप सच तक नहीं पहुंचेंगे। सही है जी, नेक्स्ट। अच्छा चले ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि एहतजाजी तहरीक एक शुरू होनी थी, पाकिस्तान तहरीक के साथ शुरू करनी थी, इस पर हमारे प्रोग्राम में 2 मरतबा आपके पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन साहब वो ये कह चुके हैं कि खान साहब बहुत जल्द एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की कॉल देने वाले हैं। उन्होंने कहा जी कि ये अब महीनों की नहीं बल्कि हफ्तों की बात रह गई है। लेकिन अब इत्तलात ये सामने आ रही है कि आपकी जो तहरीक की कॉल है वो शायद सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, मौखर कर दी गई है, कि एक तो गर्मी मुल्क में बहुत ज़्यादा है और सितंबर तक बिजली के बिलों का वेट भी किया जाएगा, कि बिजली के जो है वो एनहांस्ड बिल जब आ जाएंगे अगस्त में तो तब से ज़रा एक मोमेंटम बनना शुरू होगा, तो सितंबर में ये तहरीक चलाते हैं। ऐसा ही है? ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द कहा है, और बहुत जल्द का मतलब हफ्ते भी हो सकते हैं और उसके मुताबिक महीना भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द है। और इंशाल्लाह ताला जो ही उन्होंने कॉल दी या जो ही उन्होंने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं, बहुत जल्द का मतलब जो है ना वो 2025 क्या जनवरी का महीना भी हो सकता है, वो भी बहुत जल्द है, फरवरी भी हो सकता है, और ये सितंबर का महीना भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, बहुत जल्द है, बहुत जल्द, अगले 6 महीनों के अंदर बहुत जल्दी है। तो लेकिन इत्तलात ये आ रही आपकी पार्टी लीडरशिप के सोर्सेज से कि सितंबर का महीना जो अब तय किया गया कि सितंबर में तहरीक चलाएगी, जब बिजली के बिल भी आ जाएंगे, महंगाई प्रॉपरली लोगों को हिट कर चुकी होगी, तो फिर ये तहरीक लॉन्च की जाएगी। तब तक जरा मानसून और ये जो सावन का जो गर्मी का जोर है वो भी टूट चुका होगा। ये आप लोगों के गेस्ट हैं, इसलिए इस गेस्ट को बुनियाद हम नहीं बना सकते। बहुत जल्द का मतलब 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 हफ्ते बाद भी हो सकता है, महीने बाद भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत जल्द कहा है, और बहुत जल्द को हम बहुत जल्दी समझते हैं।
जो ही उनका कोई हुक्मनामा आएगा या इजाजतनामा आएगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये कौन दे रहा है कॉल? ये कौन देगा कॉल? अलीमा खान साहब खान साहब की इजाजत नहीं, अलीमा खान साहबा तो मैं कल सुन रहा था रात, अलीमा खान साहबा को वो अमेरिका में किसी सेमिनार से, पार्टी के सेमिनार से खिताब करती, वो कहती खान साहब ने कोई कॉल नहीं देनी, वो कहती खान साहब कतई कोई कॉल नहीं देंगे, वो अपनी रिहाई के लिए या बाकी वो कह रहे कोई कॉल नहीं देंगे, कॉल जो है वो आप लोगों ने देनी है। और वो कल उन्होंने जरा ताना भी दिया आपकी पार्टी लीडरशिप को, वो कह रही थी कि मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एनओसी देंगे जलसे का, तो वो कहती ये तो आपको कभी एनओसी नहीं देंगे। वो एक जरा वहां से ना जरा नाराजगी का इजहार भी किया गया अलीमा खान की तरफ से, यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हुकूमती एनओसी पे आप बैठे हुए अपनी तहरीक को लेके। देखिए पहली बात तो ये है कि हमने खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ना कि अलीमा बाजी की इंस्ट्रक्शंस को। हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, तो इंस्ट्रक्शंस हमें खान साहब की तरफ से, हम पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, तो लिहाजा जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस होगी हमने उसके मुताबिक चलना है। लिहाजा हमारे कारकुनान और सिंपथाइजर्स की बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन हमने अपनी पार्टी लीडरशिप को फॉलो करना है। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या किन हालात में किन हवालों से हमने आगे चलना है, अब ये हमने इन कठपुतलियों से एनओसी नहीं लेना। हमें एनओसी मिला था ऑन दी इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास कल ही हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रखी थी, छुट्टी की वजह से नहीं लग सकी, और कल सुबह सवेरे वो लगी हुई है। जो हमें कोर्ट में जब होते हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ की तौहीन नहीं करते, हम आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। अब अदालत जो हमें डेट देगी तो उससे हम पाबंद होंगे। वो आशूरा के फौरन बाद हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में हम रखें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये जलसा आपका ना कर सकना इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ी नाकामी तो है पार्टी की। आप पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद जो आपके बकौल आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, आप कहते हैं कि तीनों सीटें यहाँ से आप जीते हैं, यहाँ आप जलसा नहीं कर सकते। पूरे मुल्क के अंदर आप क्या तहरीक चलाएंगे? पंजाब में दफा 144 लगती है, आपके एहतजाजी जो आपने जो एहतजाज कर रहा था वो एहतजाज आपके फारिग हो जाते हैं। आप यानी एक दफा 144 और एक एनओसी की मनसूखी की आप जो है वो पार्टी पूरी मार है कि आप तहरीक नहीं चला सकते, आप ना आप जलसा कर सकते हैं। ये किसने कहा है कि हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। फिर ठीक है, कल हमें अदालत ये कह दे कि ठीक है जी आप आजाद हैं। परसों तो अली में गंडापुर कह रहे थे अपने कारकुनान को मनसेरा के अंदर कि आप लोगों ने तैयारी करनी है, जाना है, रुकावटें होंगी लेकिन वो रुकावटें अबूर करके आपने जलसे में शिरकत करनी है। गवर्नमेंट तो रुकावटें डालेगी, वो कहाँ देगी आपको एनओसी जलसा करने के लिए, अपने खिलाफ तहरीक चलाने के लिए? आप या मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बन जाएं या मेरी बात मैं क्या नुमाइंदा बन गया हूँ? आपसे कोई सवाल कर लें, आपको जनाब फौरन आप लगा देते हैं इल्जाम कि आप पार्टी का नुमाइंदे। मेरे भाई मुकम्मल नून वालों से सवाल करें, वो कह रहे हैं आप पीटीआई के नुमाइंदे, पीटीआई से सवाल करें उन्हें बुरा लग जाता है कि आप नून लीग के नुमाइंदे। ये क्या बात है? आपने आधा मेरे लफ्ज नहीं निकला मेरे मुंह से। बोले आप, बोले ना, बोले। मेरी बात मुकम्मल करने दें, फिर आप 10 सवाल करें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, भागा नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये है कि हमने कहा है अदालत कल हमें ये कह दे कि जी आप आजाद हैं। अदालत में एक मैटर सब जुडिस है, हम आइन और कानून के रखवाले हैं। ये कठपुतली भागे हैं। अगर इन बेईमानों को, कठपुतलियों को अगर इस बात का यकीन ना होता कि हमारा जलसा बहुत बड़ा ना होता तो ये कभी भी जलसे मनसूख ना करते, कभी भी ये ना इस तरह की हरकतें करते जो ये करते। हमने 2014 में जो आपने धरना किया था इस्लामाबाद में ना, वो भी किसी एनओसी के तहत नहीं दिया था। मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब हम अदालत में मौजूद हैं, कल सुबह सवेरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने फाइल कर दी और कल आने वाले कल सुबह सवेरे हमारी अदालत में केस लगा हुआ है। अदालत एक दफा हमें या तो ऑर्डर दे दे बाकायदा, क्योंकि इस दफा का जो ऑर्डर था उन्होंने उनको बुलाकर कहा था कि आप इनको ऑर्डर एनओसी ला के दें। वो अदालत में एनओसी ला करके उन्हें हैंड ओवर किया और चीफ कमिश्नर के जरिए मिली बगासर ने वापस लिया। अब की बार अगर इन्होंने हमारा कैंसिल भी किया, हम इनको वार्न कर रहे हैं कि हम फिर ये नहीं देखेंगे कि ये कैंसिलेशन है या नहीं है। फिर आप देखिए दमादम मस्कलंदर होगा और फिर हम कैसे करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई मैटर सब जुडिस है बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, हम अदालत का एहतराम करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अदालत को जाकर कहें कि नहीं जनाब, जब वो कहेंगे कि आप हमारे पास भी मौजूद थे, फिर जब आपने कानून को अपने हाथ में लेके अपनी मनमानी करनी है तो फिर साढ़े को लोग खिलाना आए हो। हमारे पास आए हैं तो मुझे हुक्म का इंतजार करें। और कल सुबह जो उनका दीगर अहम मामलात भी है, कुछ दीगर अहम मामलात भी हैं। शरीफ शाह साहब, जो खान साहब के खिलाफ इद्दत का जो केस है वो 12 तारीख तक हर सूरत में वाइंड अप होना है और 12 को जज साहब ने उस पर फैसला देना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। उस पर क्या खान साहब की रिहाई हो सकती है या नहीं हो सकती, उनके हक में फैसला अगर आ भी जाता है फिर भी
मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी है सर, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर आपसे इसी करेंगे कि क्या खान साहब रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात करते हैं शुएब शाहीन साहब से, और अहम सवाल यह है कि 12 जुलाई को इद्दत में निगाह केस की समाअत जो है वो वाइंड अप हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या खान साहब की रिहाई हो सकेगी या नहीं। शुएब शाहीन साहब, क्या लग रहा है, 12 जुलाई को तो समाअत जो है वो वाइंड अप हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हर सूरत पे जज साहब ने फैसला सुनाना है, लेकिन खबर मानिका साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि जी बहुत हेस्ट में फैसला ना दिया जाए, ये बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी जनाब, इसको 12 वाली जो डायरेक्शन है ये वापस ली जाए कि 12 तक आप फैसला ना सुनाया जाए। क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये तो खैर फ्रिवुलस एप्लीकेशन है, और पहले भी आपको याद होगा शाहरुख रजमन के पास जब उसने एप्लीकेशन दी उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, और उसके बाद आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन फिर वो एक मिली भगत करके वो वहाँ चले गए और जा करके ऐसी बात की, और जज साहब ने बगैर सुने बगैर किसी वजह के चीफ जस्टिस को लिख दिया कि जी मुझे बताया जाए कि मैं फैसला करूं या ना करूं। ये एक बहुत ही गलत किस्म की रिवायत कायम की, और चीफ जस्टिस साहब ने भी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुलाए बगैर, हमें सुने बगैर ट्रांसफ़र कर दिया किसी और जज के पास। यानी जो 5 महीने आर्गूमेंट्स होते रहे वो सारे के सारे जाए। भाई, अगर किसी एक शख्स को एक दिन के लिए भी बेगुनाह तौर पर जेल में रखना ये जुर्म है, उसकी तलाफी कौन करेगा? वो तो कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए इनका ये आना, इसकी तो फ्रिवुलस एप्लीकेशन है, इनको कास्ट भी इम्पोज होगी, मेरा ख्याल जुर्माना भी होगा। लेकिन इस पे साहब, इस पे अगर रिहाई हो भी जाती है, आपको क्या लग रहा है कि खान साहब बाहर आ पाएंगे? देखें, जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है, इस केस के ख़त्म होने के बाद कोई दूसरा केस इस वक्त ऐसा ज़ेरे इल्तवा नहीं है जिसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई हो। बज़ाहिर तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, लेकिन इन कठपुतलियों को प्रॉब्लम यह है कि इनको पता है कि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आ जाना है, अवाम का समंदर बाहर निकलेगा और ये लोग नजर नहीं आएंगे और इनके इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा। अभी हुकूमत उन्हें बाहर नहीं ला रही ना, अभी तो बाहर नहीं आने दे रही हुकूमत। ये जो आप बातें कर रहे हैं, देखिए 203 मुकदमात इन्होंने बनाए, उसके बावजूद भी अगर अदालतों ने इनको उनके अपने ज़माने में रिलीफ दिया, उनको एक्विटल दी या जमानतें दी हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मुकदमात की क्या कानूनी और अखलाकी हैसियत बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो भी चाहें कर लें, इंशाअल्लाह इमरान खान ने बाहर आना ही आना है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की, जो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि खान साहब के हवाले से जो इद्दत में निकाह केस का फैसला है 12 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। ये फैसला वो कह रहे हैं कि आ जाएगा और खान साहब रिहा भी हो जाएंगे। जब वो रिहा होंगे तो फिर हुकूमत के खात्मे का सिलसिला जो है उस सिलसिले में एक मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएगी। एक बहुत ही अहम मामला है। अहम मामला यह है कि मॉनसून शुरू हो चुका है मुल्क के अंदर, और हर साल मॉनसून में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बारिश होती है, बड़ी तबाही होती है, सैलाब आते हैं, अर्बन फ्लडिंग और बाकी भी पहाड़ी इलाकों के अंदर भी सैलाब आता है, नुकसानात होते हैं। 2022 में हमने सैलाब फेस किया है। इस साल हमारे इंतजाम क्या हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। महकमे मौसमियात के नुमाइंदे के साथ भी और चारों सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान के साथ की तैयारी हमारी इस साल कैसी है, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि आज से इन बारिशों में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है, जिसके बाद मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि NDMA और PDMA ने भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खदशात का इजहार किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से कश्मीर, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा है। खित्ता पोठोहार
लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा शदीद है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, जहां पीडीएमए ने तूफानी बारिशों और ग्लेशियर फटने का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ग्लेशियर पिघलने से आने वाले सैलाब ने इस कद्दू में बरगी नाले के करीब 2 दर्जन से जायद मकानात, सैकड़ों कनाल अराजी, फसलों और दरख्तों को तबाह कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से छत गिरने और करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जबहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। इससे कबल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता माह मानसून बारिशों की पेशगोई करते हुए 2022 से भी शिद्दत का सैलाब जो है वो उसका खदशा जाहिर किया है, जबकि पीडीएमए का कहना था कि इस मरतबा मानसून की जो आउटलुक है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि मुल्क भर में मामूल से 35% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एनडीएमए के नेशनल मानसून हंगामी मंसूबे के मुताबिक मुल्क में मानसून में गैर मामूली बारिशें होंगी, जिससे जून से सितंबर तक मुल्क में सैलाब का खतरा मंडला रहा है। एनडीएमए के मुताबिक ज्यादा दर्जा हरारत और बारिशों के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का शिकार हो सकते हैं। वफाकी मालियाती डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में आने वाले सैलाब के दौरान मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था, जबकि 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर और 80 लाख अफराद बेघर हुए थे। मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीडीएमए पंजाब इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्तज़ा वाब साहब मेयर कराची हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर सैफ साहब तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जबकि शायद रिंद साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे पूरे मुल्क से इंतजामात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि तैयारियां कैसी हैं मानसून से निपटने के लिए। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल इस साल है क्या, मानसून की किस तरह के मानसून की इस साल जो है वो हो सकती है, कितनी ज्यादा बारिश हो सकती है मामूल से। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, और बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। सरदार साहब ये बताएं कि इस साल मानसून के हवाले से बारिशों की किस तरह की पेशगोई है। मामूल से बताया जा रहा है कि 35% ज्यादा बारिशें होंगी, कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो आउटलुक थी या सीजनल फोरकास्ट उसमें यही कहा गया है, आपने देखी होगी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा पाकिस्तान में, और बिलखुसूस जो सदरन सिंध है उसमें बशमूल कराची, बनीन, ठट्ठा, सुजावल, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो है लाहौर, उससे ऊपर जेलम, सियालकोट, नारोवाल यानी इस्लामाबाद तक, और फिर नीचे कसूर, साहिवाल वगैरह तक, इन वो जो पट्टी है, और फिर सदरन सिंध, और फिर इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ये जो 3 पॉकेट्स हैं यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर वेटर देन एवरेज रेन, यानी वेटर देन एवरेज या जैसे कहते हैं मामूल से ज़्यादा बारिशें तो पूरे मुल्क में ही है, लेकिन ये 3 पॉकेट्स जो हैं इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या ज़्यादा चांसेस हैं कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हों। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की और पूरे साउथ एशिया की जो मानसून बारिशें हैं इनके आपको पता है कि कुछ टेली कनेक्शन होते हैं, बहरुल के दर्जा हरारत, फिर इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, वो अगर फेवर करें जिन सालों में तो उस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो इस साल वहाँ पर मामूल से कम है दर्जा हरारत, अभी कम होने जा रहे हैं, आगे कम हो जाएंगे, अभी तो न्यूट्रल हैं पैसिफिक ओशन में, और इसी तरह से इंडियन ओशन में जो वेस्टर्न एज है उसका वहाँ पर मामूल से ज़्यादा जब होते हैं दर्जा हरारत तो उसको पॉजिटिव उसका फेज़ होता है, इंडियन ओशन डायपोल उसे कहते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा बारिशों को सपोर्ट करते हैं। उस बेस पर फोरकास्ट या आउटलुक ये है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा मुल्क के बेशतर एरियाज़ में। तो सर इसमें यानी कि ख़तरा या इम्कान इस बात का मौजूद है, खदशात मौजूद हैं कि मुल्क में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी मौजूद है, और बाकी जो फ्लडिंग होती है ओवरऑल उसका ख़तरा भी मौजूद है रूरल एरियाज़ के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। जी बिल्कुल खदशा मौजूद होता है, इसलिए कि देखिए मामूल से जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो कुछ एक आध स्पेल उसमें या 2 स्पेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिवराइन फ्लडिंग के लिए जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अगर मामूल से ज़्यादा बारिश हो जाए, एक स्पेल जो है ना फ्लड जनरेट कर सकता है। आपको पता है पाकिस्तान की टोपोग्राफी इस तरह से है। इसी तरह से जो बड़े शहर हैं यहाँ पर, जैसे आपने देखा कल फैसलाबाद में, अगले दिन गुजरांवाला में, नीचे लाहौर में, इन तमाम एरियाज़ में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ख़ासकर जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं उनमें। तो इसी तरह के स्पेल ज़ाहिर है अभी तो मानसून शुरू हुआ है, और जुलाई और फिर आगे अगस्त में, अच्छा इसमें यह भी है कि जुलाई के मुकाबले में अगस्त ज़्यादा वेटर दिखाई देता है इस वजह से कि वो जो लानीना फिनोमेना होता है पैसिफिक का थोड़ा सा असर उसका देर से होता है, ठीक हो गया। कभी बड़े शहर फ्लडिंग क्रिएट कर सकता है। अब बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात मौजूद हैं, मामूल से 35% ज़्यादा बारिश होंगी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब।
अब सूबों के इंतजाम कैसे, सूबों की तैयारियां कैसी हैं मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, जो कि 2022 में हम एक बड़े सैलाब का सामना कर चुके हैं। तो पहले ज़रा बढ़ते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान KP हुकूमत। बैरिस्टर सैफ साहब, 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सवात वाली साइड पे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड्स आए थे, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे। तो इस मरतबा क्या आपकी तैयारियाँ हैं सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए? जी बिल्कुल सैलाब का खदशा है, और जैसे कि प्रेडिक्शन की जा रही है कि इस साल जो है वो ज़्यादा बारिशें होंगी, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इससे बिल्कुल आगाह है। और अभी 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मीटिंग की है, और उसमें मुतल्लिका हुकाम के साथ यही डिस्कस हुआ है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स और हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। उस सिलसिले में एक तो कुछ अर्सा पहले जब सैलाब आया था 2022 में, तो ज़्यादातर जो आबादी ख़राब हुई थी वो तजावज़ात थे जो दरियाओं में बनाए गए थे, तो उनको ख़त्म किया गया है। दरियाओं को और नदी नालों को गहरा भी किया गया, उनके साइडों को भी मजबूत किया गया है। और अभी इस साल का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके लिए तकरीबन कोई 1250 मिलियन रुपए जो है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA को दिए गए हैं। उसके अलावा जो रेस्क्यू के महकमे हैं उनको भी कोई 15.5 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जो ज़्यादातर जो मुतासिर होने वाले इलाके हैं, जैसे मसलन डेरा इस्माइल खान है और बाकी कुछ अजला हैं, तो उनकी डिप्टी कमिश्नर्स को भी 70 मिलियन के करीब हर ज़िले में रकम दी गई है, ताकि वो पहले से ही पेशगी इंतजाम कर सकें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा। ये तो बैरिस्टर सैफ साहब बहुत इमीडिएटली उठाए जाने वाले स्टेप्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो हम फायर करते हैं सैलाबी सूरत हाल अगर पैदा हो जाती है। लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग है? कुछ चेक डैम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी उस पर भी काम कर रहे हैं क्या? देखें, चेक डैम्स तो पिछले 10 सालों में कई मकामात पर बनाए जा चुके हैं, कंट्रोल करने के, सैलाब को कंट्रोल करने के लिए, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए। और उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन और तामीरात के हवाले से इक़दाम हैं, मसलन नहरों को चौड़ा करना, उनको डीपन करना, दरियाओं के किनारों को मजबूत करना, पुश्ते, हिफाजती पुश्ते जो हैं वो बनाना, इन पर तो काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अब उसका ताल्लुक है लॉन्ग टर्म मेजर्स का, तो हम बार बार कह चुके हैं कि हमें अगर मरकज़ से हमें माली वसाइल जो हमारे बकायदात हैं वो दे दिए जाएं, तो हम बड़ी हद तक वो इक़दाम कर सकते हैं जिनकी वहाँ पे अभी भी ज़रूरत है। 2022 में भी जब सैलाब आया था तो आपको याद होगा कि इवन बाहर से भी डोनेशन आई थी पाकिस्तान में, जो सारी की सारी सिंध में और पंजाब में इस्तेमाल हुई, और खैबर पख्तूनख्वा को उसमें से 1 रुपया नहीं दिया गया। तो हमारे साथ तो चूंकि इम्तियाजी होता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने वसाइल की बुनियाद पर दूररस इक़दाम कर रहे हैं। ज़रा पंजाब की तरफ ही बढ़ते हैं। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG PDMA पंजाब हैं। इरफान साहब, ये बताएं कि क्या खदशात क्या है, किन इलाकों के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के खदशात हैं, और तैयारी कैसी, इंतजाम कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी बताया गया कि मॉनसून के ओवरऑल प्रेडिक्शन के पेश नज़र पंजाब में जो हालिया बारिशें शुरू हुई, उसमें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमने नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें वो देखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैयत सारे ऑलरेडी देवर इन पुट इन प्लेस, तो पानी का लो लाइंग एरियाज़ में वक्ती तौर इशू हुआ, लेकिन वो वासास ने प्रोएक्टिवली और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए पब्लिक को उसमें न्यूसेंस से बचाया। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हम अगर पंजाब के अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना को देखें तो इसके लिए ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे हमने स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन करवाई, और इस डीसिल्टिंग कैंपेन के मल्टीपल साइकिल्स इन बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल साइकिल्स वासाज ने किए। और यही वजह है कि अब आपने देखा लाहौर में तकरीबन 110 मिलीमीटर बारिश हुई 2-3 दिन पहले, लेकिन वो जो पानी है वो विद इन नो टाइम वो सारा ड्रेन आउट हो गया। तो इसी के साथ साथ जो हमारा साथ पब्लिक अवेयरनेस है और अर्ली वार्निंग का सिस्टम है, उसको भी हमने प्रॉपरली इन प्लेस वो कर लिया। जितनी मशीनरी ऐसी है जो अर्बन फ्लडिंग में वाटर की डी वाटरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी मशीनरी बिफोर टाइम वो टेस्टेड थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है। इसी तरह डिस्पोजल स्टेशंस बड़े शहरों में तमाम वो फंक्शनल हालत में हैं, और उनके जो बैकअप है इलेक्ट्रिसिटी उसको खास तौर पे इंश्योर किया गया। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई रिवराइन फ्लड किसी जी मोर्चा साहब, आप सबसे बात भी करते हैं। कराची के अंदर सैलाबी सूरत हाल
मॉनसून के अंदर पैदा होने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं, लोग मुतासर होते हैं उससे काफ़ी बड़े पैमाने पर। मुर्जा आप साहब ये बताएं कि क्या सूरत हाल है इस दफ़ा कराची में? मॉनसून शुरू हो चुका है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं सिंध हुकूमत के और आपके? देखिए समर, बारिश के अंदर जो शहर की कैपेसिटी है बारिश के पानी की निकासी की, अगर उससे ज्यादा बारिश होगी तो नेचुरली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। कराची के अंदर जो कैपेसिटी है हमारी वो तकरीबन कोई 30-35 मिलीमीटर की है बारिश की, उसको ड्रेन आउट करने की। माजी में 2020 में और 2022 में एक बार 2020 में 265 मिलीमीटर बारिश हुई थी हमारी मॉनसून सीजन में, और 2022 में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई। उसके लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये थी कि जो अपनी ड्रेन्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली हम क्लियर रखें, उसको चोक ना होने दें, और जहां जहां ऐसे नशेबी इलाके हैं जहां पे निकासी का निज़ाम नहीं है वहां पर अपने सेवरेज की लाइनों को इस्तेमाल करें और पानी को पंप आउट करें बाय वे ऑफ पंपिंग मशीन्स। हमने स्ट्रेटजी को आजमाया था और 2020 और 22 में कामयाबी के साथ हमने स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। इस बार फिर जो अब मॉनसून सीजन आना है कराची में, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल से बारिश है, तो हमने अगेन अपने जो शहर के अंदर तकरीबन कोई 550 नाले हैं, उनमें जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई इस वक्त की जा रही है और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि सितंबर तक कॉन्स्टेंटली चलता है। और जो आपके छोटे फीडिंग नालेज हैं उनको भी हम इसी तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो पंपिंग मशीनरी होती है उसको हमने ऑलरेडी मोबिलाइज कर लिया है ताकि हमारे अंडर पासेस जो हैं उनको भी हम क्लियर रख सकें और अपनी मेजर शाहराहों को भी क्लियर कर सकें। तो होपफुली हमने तैयारी जो एक हुकूमत कर सकती है इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने की और माजी के अपने तजुर्बात से सबक हासिल करते हुए वो हमने एक तैयारी की हुई है। एंड इंतजामिया जो है उसकी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी हैं, सबके सब ग्राउंड पर मौजूद नजर आएंगे, काम करते हुए नजर आएंगे और जो भी चैलेंज होगा इंशाल्लाह उसको फेस करेंगे। वैसे मुर्जा वास्तव ये तो हो गए ना जो हंगामी इक़दाम होते हैं आप हर साल करते हैं, लॉन्गर रन में इस तरह के जब खदशात होते हैं, खतरात होते हैं, उसके लिए क्या इंतजाम? जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि कराची में 30 से 35 मिलीमीटर तक की बारिश अगर होती है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी ये है कि इतना पानी ड्रेन आउट हो सकता है। तो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसके लिए क्या कैपेसिटी जो है वो मज़ीद जो है आपकी वो बढ़ाई नहीं जा रही कि जो कई नालों के ऊपर तजावज़ात हैं, लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग है कि ये कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ज़्यादा बारिश भी हो, 100 मिलीमीटर तक भी हो जाए, पानी निकल जाए करे, खड़ा ना हुआ करे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब भी मैंने आपको बताया कैपेसिटी हमारी 30-35 मिलीमीटर है, लेकिन 2020 में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, कराची शहर ब्रेस्ड द इम्पैक्ट, और 1150 मिलीमीटर बारिश हुई हमारी 2022 में और हमने उस सिचुएशन को भी कामयाबी के साथ टैकल करने में वी वर एबल टू टैकल इट। उसका बेसिक स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि जो पानी की जहां जहां रुकावटें हैं उन रुकावटों को क्लियर किया जा सके। पहली चीज, जहां जहां नए नालों को बनाने का स्पेस है कि वहां पर किसी का घर नहीं है, वहां पे कोई पुरानी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे नया आपने ड्रेन डाली ताकि आप पानी की निकासी को यकीनी बना सकें। तो हम दोनों चीजों के ऊपर काम करें। एक स्ट्रेटजी ये है कि हाँ, आप किस तरीके से मौजूदा सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं और जहां आपके पास स्पेस इन टर्म्स ऑफ लैंड अवेलेबल है वहां पर आप वो नई ड्रेन्स को डाल रहे हैं। और ऐसी हमने ड्रेन्स डाली हैं। मिसाल के तौर पे यूसुफ गोड 2022 में डूब गया था, हमने वहां पे नई ड्रेन डाली जिससे 2022 में हमको फायदा हुआ। 2020 में गुलिस्तान जफर सोसाइटी जो कि रेलवेज की है, शारे फैसल पे वो डूब गई थी, बिल्कुल पानी के ज़ेरे आब आ गई थी, उसके ऊपर हमने नई ड्रेन डाली, उसका फायदा हुआ। इसी तरीके से जो खारादर का एरिया है वहां पे हमने नई ड्रेन डाली, उसका फायदा हुआ। कुछ हमने मलीर की तरफ और लियारी की तरफ काम किया है। तो जो भी सिचुएशन है उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये जरूर होगा कि जो इंतजामिया है वो आपको घरों पर नजर नहीं आएगी, वो आपको काम करते हुए नजर आएगी। बाकी इंशाल्लाह वी आर प्रिपेयर्ड टू टैकल द सिचुएशन। बाकी कितनी बारिश होती है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है इंशाल्लाह वो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह।
शाहिद साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत के क्या इंतजाम हैं, किन इलाकों में ज़्यादा जो है वो नुकसानात का अंदेशा है या खदशा है? जिस तरह से 2022 में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान के अंदर भी हुई थी, तो इस मरतबा बताएं कि खतरात किन इलाकों के हवाले से ज़्यादा हैं और इंतजाम और तैयारियाँ कैसी हैं बलूचिस्तान हुकूमत की? समर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉइंट। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, माजी में हम ये देखते हैं, माजी का जो एक्सपीरियंस हमारे सामने है, बलूचिस्तान में जिन भी इलाकों में बारिशें होती हैं, चूंकि पहाड़ी इलाके हैं, नदी नाले हैं, तो पानी इतना ठहरता नहीं है। लेकिन सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन, ये दो हमारे ऐसे डिवीजन और मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पर जो पानी आता है, जो पंजाब की तरफ से या सिंध की तरफ से और फिर आगे दोबारा कीरसर की तरफ रुख करता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए माजी के जितने भी सैलाब रहे हैं उसमें सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन रहा है। और अभी जो फोरकास्ट आई है, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे सरफराज साहब नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान की, तो उसका जो इम्पैक्ट है नदी नालों से जो पानी है वो फिर अल्टीमेटली मैदानी इलाकों की तरफ आता है। तो उसके लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने पॉइंट आउट किए हैं और इसके लिए मीटिंग 2 रोज काबिल वजीर आला बलूचिस्तान, क्योंकि वो पीडीएमए का डिपार्टमेंट उनके अपने पास है, ही इज अ मिनिस्टर ऑल्सो पीडीएमए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहली बार पीडीएमए बलूचिस्तान में बनी थी, जो 2 कमरों से सरफराज बुगटी ही उस वक्त वजीर थे जब उन्होंने इस डिपार्टमेंट का आगाज किया था, तो उनकी सरबराही में ये मीटिंग हो चुकी है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो रिक्वायरमेंट्स खासकर राशन और जो इमदादी सामान के हवाले से की गई हैं, वो पीडीएमए कंप्लीट कर चुकी है। और 100 के करीब जो डी वाटरिंग के पंप्स हैं उनकी परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है पीडीएमए में। और इसके अलावा भी जो भी रिसोर्सेज दरकार होंगे पीडीएमए को, वो फराहम किए जाएंगे। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसने 3 चीजों को अपने बजट की प्रायोरिटीज में रखा, जिनमें हेल्थ, एजुकेशन और तीसरे नंबर पे क्लाइमेट चेंज था। और पीडीएमए के जो फंड्स हैं, जो माजी में 1 से 1.5 अरब या 2 अरब के करीब होते थे, उन्हें हमने 200% से ज्यादा का रेज दिया है, क्योंकि आने वाले दिन हमें अंदाजा था क्लाइमेट चेंज और जो माजी के हमारे सामने स्पेल थे सैलाब के। ये जो आप इंतजामात की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले बात की, बाकी पार्टिसिपेंट्स से, बाकी सूबों के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मैंने बात की कि ये तो हंगामी इक़दाम हैं कि आने वाले मानसून के लिए आप किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में प्लानिंग क्या उस हवाले से भी आप कर रहे हैं कि जिस तरह से बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि पहाड़ी जो सिलसिले हैं, वहाँ से जो पहाड़ों से नीचे पानी बह के आता है नालों से, वो अर्बन फ्लडिंग की वजह बनता है। जिस तरह आपने बात की सिब्बी में, नसीराबाद में पानी आकर ठहर जाता है वहाँ पे, और पानी की कमी भी बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चेक डैम्स बना के पानी को स्टोरेज क्यों नहीं होती कि एक तो चेक डैम्स बन जाए, पानी स्टोर भी आपके पास हो जाएगा और दूसरा फ्लडिंग से भी बच जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में भी कोई प्लानिंग हो रही है क्या? सर, हमने मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का भी है। हमने जो फेडरल पीएसडीपी के लिए तकरीबन 70 के करीब जो प्रोजेक्ट दिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, जो बलूचिस्तान में होने चाहिए थे, उनमें मेजॉरिटी जो थी वो डैम्स पर फोकस किया गया था। और फेडरल पीएसडीपी में जब हमारी स्कीमात को इग्नोर किया गया, एनईसी की मीटिंग के हवाले से वजीर आला ने जब एहतजाज किया इस मामले पर फेडरल गवर्नमेंट के सामने, तो जिन प्रोजेक्ट्स को कंसीडर किया उनमें कच्ची कैनाल फेज 2 जो है शामिल किया गया। और न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि जो उसकी एलोकेशन है वो तारीख में पहली मरतबा इतनी रखी गई कि एक खातिर ख्वाह रकम है। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लान हमने नहीं किया, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान भी मौजूद है। लेकिन जो एक बात बैरिस्टर साहब कर रहे थे, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए लाजमी सी बात है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, चाहे वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, यूपी हो या पंजाब हो, उसे मरकज की हुकूमत की हिमायत और सपोर्ट दरकार हो। बिल्कुल होनी चाहिए। इरफान साहब, फाइनली मुझे ये बता दें कि ये जो भारत से पानी छोड़ा जाता है दरियाओं के अंदर, उससे भी पंजाब के कई अजला के अंदर फ्लडिंग का मसला बनता है। इससे निपटने के लिए भी कोई आप अर्ली वार्निंग या बाकी चीज़ों के बारे से कोई इंतजाम करें और कोऑर्डिनेशन के बारे से, चूँकि वहाँ से भारत से तो बिल्कुल अचानक से पानी छोड़ दिया जाता है, वहाँ से तो कोई इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं होती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक अगर हम ओवरऑल इंडियन साइड पे डैम्स की वो सूरत हाल देखें तो वो भाखड़ा, पोंग, थेन, वो सारे डैम्स इस वक्त 30 to 35% पे वो चल रहे हैं। तो इसलिए अभी तक तो बड़ा इनकरेजिंग है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बहुत ज़्यादा अपर कैचमेंट्स में बारिशें नहीं होती तो ये हमारे यहाँ जो इंडियन डैम्स की सूरत हाल है, इससे इंशाल्लाह कोई फ्लड की सिचुएशन एज सच नहीं बनेगी। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि ये जो हमारा अपर कैचमेंट का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें अगर कोई बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट होता है तो फिर आने वाले दिनों में डेफिनेटली इससे मसला पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे चारों सूबाई हुकूमतों के और तीनों सूबाई हुकूमतों की और कराची के मेयर की
कि किस तरह के इंतजामात आने वाले मानसून सीज़न के लिए जो कि शुरू हो चुका है, इसमें अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है उसे निपटने के लिए सूबाई हुकूमतों की तैयारी किस तरह की है। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है कि हर साल हम ही इक़दाम तो होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस हवाले से वो नज़र नहीं आती। और दूसरा, आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा मसला जो बनता है वो अक्सर हर साल आप देखते हैं कि सयाह जो हैं वो फंस जाते हैं, सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर मुतासिर होते हैं। तो ज़रा सयाहों को, टूरिस्ट को इस प्रोग्राम की वसात से मुझे कहना चाहेंगे कि आप भी ज़रा ट्रैवलिंग का प्लान इस हिसाब से बना लिया करें कि मानसून में कम से कम जो है वो ट्रैवलिंग को अवॉइड ही किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।